welcome back to my channel. Today is lecture second of chapter first of लक्ष्मीकांत. तो आज हम पढ़ेंगे क्राउन रूल के बारे में, राइट? पहले हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, एक बार उसका छोटा सा रिकैप ले लेते हैं. पहले हमने डिस्कस किया था कंपनी रूल, जो कि 1600 में स्टार्ट हुआ था, जब चार्टर लेके ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करने. फिर 1758 के बाद उसको क्या मिल गए, दीवानी राइट्स मिल गए, और तब से वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व होने लग गई. बट इसका एंड कब हुआ? इसका एंड तब हुआ जब 1857 में यहाँ पे एक रेवोल्यूशन, एक वॉर छेड़ दिया था, जिसका नाम था रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि ये तो मतलब उसका रिवॉल्ट ऑफ 1857, बट इसके अलावा इसका जो नाम था वो था स्पॉय म्यूटिनी. ठीक है, जिसके अंदर क्या किया था, जिसके अंदर जो सिपाही थे उन लोगों ने विद्रोह छेड़ दिया था, उसके साथ साथ आम जनता के साथ मिलकर कि अब हमें आप लोगों का शासन एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट? तो उस टाइम पे कंपनी को पूरी तरह रिमूव कर दिया गया, और कहाँ से आ गई, और तब से फिर क्राउन रूल आ गया. क्राउन रूल का मतलब रानी का राज, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, तो उनका अब से शासन जो है वो यहाँ पे चलने लग गया, राइट? इससे पहले हम कुछ कंपनी के बेसिक फीचर्स जो हमने पढ़े थे, जो टाइम टू टाइम चेंज हुए थे अलग अलग रेगुलेशन के अंदर, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं. जैसे कि आपको याद है, गवर्नर ऑफ बंगाल को पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, राइट? कंपनी रूल तक सिर्फ वहीं तक था. अब इधर क्या होगा, क्राउन रूल में उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के सीधा वाइसराय ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दिया जाएगा, राइट? इसके अलावा हमने देखा था कि कुछ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग अलग हुए थे कंपनी के, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल ऑफ बोर्ड बनाया गया था, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल फंक्शन चला रहे थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या चला रहा था, जो कि दूसरे पार्ट से, जैसे कि दूसरी चीजें. बट जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इसीलिए अलग किए गए थे ताकि सिस्टम में एक क्लैरिटी आए, राइट? वो आगे जाके हुए थे. सबसे पहले क्या हुआ था, कंपनी से जो कमर्शियल एक्टिविटीज या ट्रेड एक्टिविटीज थे उनको अलग कर दिया गया था, और जो हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी एक्टिविटीज थी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज जो थी, उनको अलग रखा गया था, राइट? तो इस तरीके से धीरे धीरे कंपनी अपना मोनोपोली स्टैब्लिश कर रही थी इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे बात हो रही है क्राउन रूल की. अब क्राउन रूल जब 1857 तक कंपनी का जो रूल था वो खत्म हुआ, तो उसके बाद से क्या स्टार्ट हो गया, क्राउन रूल. तो क्राउन रूल कब से स्टार्ट हुआ, 1858 से, ठीक है, और ये चला कब, 1947 तक, जब तक इंडिया को आजादी नहीं मिल गई. अब इसके अंदर भी कुछ ऐसे रेगुलेशंस है, ऐसे एक्ट्स हैं जो टाइम टू टाइम जो हमारी क्वीन थी, मतलब जो इंग्लैंड की क्वीन थी, वो बार बार यहाँ पे लाती गई इस चीज को क्लैरिटी देने के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्लैरिटी देने के लिए. तो उसके बारे में, उन रूल्स के बारे में, उन एक्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ उनके फीचर्स ऊपर से देखेंगे. ये वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको ये बुक की लैंग्वेज पढ़ने में ईजी हो. मेरे को भी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती, बट धीरे जैसे जैसे आप कमांड बढ़ाते हो तभी होगा. बट इनिशियल फेज में आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसी वीडियोस देखो सो दैट आपकी कमांड बढ़ जाए, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी पे शिफ्ट हो जाओ, राइट? तो सबसे पहले अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की. अब मैं एक चीज बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था वो 1858 में आया था. इसके बाद 1919 में भी आया, और इसके बाद 1935 में भी आया, ठीक है? और अभी भी जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बहुत सारे फीचर्स शामिल है. हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स का, वो सारा का सारा कहाँ से लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का. ये थोड़ा सा फैक्ट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए अपनी कंट्री के बारे में, ठीक है? तो अब अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर बात आती है 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, तो उसमें सबसे पहले क्या चीज आई, उसमें सबसे पहली चीज यही हुई कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के वाइसराय ऑफ इंडिया कर देना चाहिए. फर्स्ट चीज ये हो गई. सेकंड चीज ये डिक्लेयर कर दी गई कि अब जो कुछ भी होगा हमारी जो क्राउन रूल के अंदर होगा, यानी कि जो इंग्लैंड की महारानी है उन्हीं के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा. सेकंड चीज ये हो गई. थर्ड चीज ये हो गई, जो डबल सिस्टम था जो कि कंपनी का चल रहा था, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उस चीज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, और सीधा क्या कर दिया गया, क्राउन रूल को डिक्लेयर कर दिया गया, राइट? फोर्थ चीज क्या आई कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया. अब ये क्या था, ये मैं समझाती हूँ. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया में क्या हुआ, जितना भी कंट्रोल और अथॉरिटी थी
वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की वो इस बॉडी के पास आ गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, राइट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के पास आ गई। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी या जितनी भी कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सारा इसके अंडर आ गया, राइट। तो इसके अब जो ये जो बोर्ड थी ना, ये जो बॉडी थी, इसको डायरेक्टली किसके आगे अकाउंटेबल होना पड़ता था? क्वीन के आगे, राइट। पहले क्या करते थे, कंपनी, क्वीन ने कंपनी को अपने हाथों में ले लिया, तब कंपनी उनको क्या कहते हैं, वो थी अकाउंटेबल थी। बट अब यहाँ पे कौन अकाउंटेबल हो गया? ये बोर्ड अकाउंटेबल हो गया, ठीक है। इसमें क्या किया, 15 मेंबर्स की एक काउंसिल भी एस्टैब्लिश की गई, ठीक है, जिसमें क्या किया गया, जिसमें चेयरमैन भी बनाया गया इस काउंसिल का एक। इसके अलावा क्या हुआ, यहाँ पे तो ये 1858 के कुछ छोटे से फीचर्स थे जो खत्म हो गए, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, सिंपली कंपनी रिप्लेस कर दी इस बॉडी के थ्रू, और पूरा क्राउन रूल के अंडर वो कर दिया, जिसके अंदर हर मैजेस्टी, ये वर्ड काफी इधर ब्रैकेट्स में है, तो इस चीज पे ज्यादा प्रेशर देना। इसके अलावा उस काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 15 मेंबर्स थे, और एक उनमें क्या था, चेयरमैन था, राइट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तो यही खत्म होता है, 1858 तो यही खत्म होता है। अब इसके अलावा क्या हुआ, इंडियन काउंसिल्स ऑफ एक्ट 1861। अब इस 1861 में क्या है, समझते हैं। अब क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने पहले तो वो सिर्फ समझ लो कंपनी को हटाने के लिए फॉर्मेलिटी की थी उस एक्ट की। अब इसमें क्या हुआ, इसमें अब कंपनी ने गवर्नमेंट ने देखा, या वो जो हम कह सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ने देखा कि कहीं ना हमारे यहाँ पे अभी भी आजादी के लिए चीजें पनप रही थी, राइट। पूरे देश में अभी भी लोग आवाज उठाना चाहते थे आजादी को लेके। तो उस चीज में क्या हुआ, अब उनको लगता था, हम लोग को लगता था कि ये लोग तो अपने ही लॉस बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम पे इम्पोज कर देते हैं। उस चीज को लेके भी काफी ज्यादा हुआ, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी, कुछ 80s के 1890 या फिर 1880, इस बीच में कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी, राइट। तो उस टाइम पे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये भी काफी ज्यादा उभर रही थी। तो सोचा गया कि क्यों ना इन पार्टीज से कुछ लोगों को शामिल कर लिया जाए, नॉट डायरेक्टली टू दिस पार्टी। उस टाइम पे राजा महाराजा थे, ये पार्टी थोड़ी बाद में एग्जिस्टेंस में आई थी, बट उस टाइम में ये सोचा गया कि कुछ मेन बंदों को हम अपने अंदर ले लेते हैं एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल, राइट। तो हम क्या करेंगे, उनको जब हम लॉ प्रोसेस में लेंगे तो एक तरीके से हम उन पे एक कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेंगे कि हाँ देखो, हमने तो तुम्हें शामिल कर लिया। एक साइकोलॉजिकल या हम ये कह सकते हैं, उनका एक माइंडसेट डेवलप कर देंगे इस वे में। उसके बाद क्या हुआ, इसमें उन लोगों ने 3 लोगों को शामिल किया, राजा ऑफ बनारस, ठीक है, महाराजा ऑफ पटियाला, और एक सेकेंड, सर दिनकर राव, यस, इन 3 लोगों को शामिल किया गया। अब उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद जो मद्रास और बॉम्बे जो थे ना, उनको लेजिस्लेटिव असेंबलीज का दर्जा दिया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली वो होती है जो लॉ मेकिंग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, राइट। तो इनको उस चीज का दर्जा दिया गया। इसके अलावा क्या कोशिश की गई, इसके अलावा कोशिश की गई कि जो वाइसराय है उनको रूल्स और ऑर्डर्स बनाने की डायरेक्ट अनुमति दे दी गई काउंसिल में, यानी एक तरीके से वाइसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट को जो है और ज्यादा स्ट्रेंथ देने की कोशिश की गई। इसके अलावा उनके पास उनको ये भी एम्पावर किया गया कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, वो किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की एडवाइस के बिना वो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो यानी, और उनका जो ऑर्डिनेंस होगा उसकी जो ड्यूरेशन होगा वो 6 मंथ होगा। तो हम ये कह सकते हैं वाइसराय ऑफ इंडिया को स्ट्रेंथ देने की कोशिश की गई, और कुछ इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर इस काउंसिल में लाया गया, राइट। इसके बाद आते हैं 1892 में। 1892 में क्या कोशिशें की गई, 1892 में ये कोशिश की गई सबसे पहले कि हम जो है अपने जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उनको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे बात आती है वो जो काउंसिल थी उसकी स्ट्रेंथ पे, तो वहां पे उस चीज को थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश की गई। इसके अलावा बजट वर्ड पहली बार इंडिया में एग्जिस्टेंस में 1892 में आया। मार्क माय वर्ड्स, बजट पहली बार एग्जिस्टेंस में इंडिया में 1892 में आया, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया, इसके अलावा कुछ और भी फर्दर चेंजेस किए गए, जिसमें कहीं ना कहीं प्रोविजंस या फिर जो हम ये कह सकते हैं इलेक्शन से रिलेटेड कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, इस स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, यानी यहाँ से थोड़ा इलेक्शन भी एग्जिस्टेंस में आने लग गए थे, ठीक है। ये था 1892 का। मैंने आपको बताया था ना कि इसी बीच थोड़ा वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो मेरे को बैक ऑफ द माइंड ये चीज चल रही थी। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1990। ये सबसे फेमस एक्ट है जिसका नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। हम सब इस चीज से वाकिफ है। मॉर्ले मिंटो क्यों पढ़ा,
क्योंकि जो लॉर्ड मॉडले थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, और जो मिंटो थे, सॉरी, जो लॉर्ड मॉडले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, और जो मिंटो थे वो क्या थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इन दोनों ने जुड़कर इस एक्ट को या इस एक्ट को पास किया था, जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसी को बोला जाता है मॉडले मिंटो रिफॉर्म। इसके अंदर जो काउंसिल्स थी उनकी जो सेंटर की जो काउंसिल थी उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई, और जो प्रोविजनल काउंसिल्स थी जिनको आज के टाइम में हम कैसे जानते हैं, सेंटर की जो मेन सभा होती है और जो स्टेट की अपनी सभाएं होती हैं, राइट, उसके नाम से आज हम जानते हैं। इसके अलावा क्या कोशिश की गई, इसके अलावा जनजातियों के आधार पर हमें बांटने का कोशिश की गई, जिसको लेके यहीं से हम कह सकते हैं कि जो एक कम्युनल इलेक्टोरेट कि इस जाति को यही बंदा रिप्रेजेंट करेगा, इन्हीं में से एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा, तो भेदभाव वहीं से ही होना शुरू हुआ। तो अगर भेदभाव की जड़ जो सीमाएं थी वो एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कहाँ से शुरू हुई, तो वो 1909 से शुरू हुई कि अच्छा अब तुम मुस्लिम हो, तुम्हारी पूरी जो जाति है वो मुस्लिम की है, तुम्हें एक अपने में से ही एक मुस्लिम बंदे को खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे लाना पड़ेगा। तो इसी के बेसिस पे बोला गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में उस टाइम में काफी ज्यादा लाछड़ उठाए गए थे मुस्लिम लीग द्वारा कि ये तो इंडियंस की पार्टी है, जबकि उसमें कहीं मुस्लिम भी प्रेजेंट थे, जैसे मौलवी, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट मैंने काफी पढ़ा हुआ है इस चीज को लेके भी, हिस्ट्री को लेके भी, तो मुझे याद आया कि उस टाइम पे क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। तो मैं आगे की स्टोरी में बता देती हूँ, जब इन दोनों की नहीं बनती थी और जब बात आगे बंटवारे की आई कि इस देश को आजाद करने की आई, तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी ना वो पलट गई कि नहीं, हमें अपना अलग देश चाहिए, वो इस चीज पे अड़ गई। और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिमाग में उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें जाति के आधार पर देश बांटना पड़ेगा। इससे पहले एक और देश बटा था जो कि धर्म या जाति के आधार पर था, जो कि था बांग्लादेश। वो हमसे काफी पहले अलग हो गया था। वो भी इसलिए हुआ था कि जो बंगाल का रीजन था उसमें कुछ हिंदू बंगालीज थे और उसमें कुछ मुस्लिम बंगालीज थे, तो मुस्लिम बंगालीज को जाके बांग्लादेश बना दिया गया, जिसको उस टाइम में ईस्ट बंगाल बोला था, और आज जो प्रेजेंट हमारा वेस्ट बंगाल है वो उसी से अलग होके बना है, राइट। तो एक और जो उदाहरण हमारे सामने आने वाला है वो है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान भी हमारे से अलग किस चीज पे हुआ, कम्युनल बेसिस पे ही अलग हुआ। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, वो एक स्टोरी है, वो आगे तक कनेक्ट होगी, उसको इस सब में मिक्स मत करना, राइट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो 1919 की स्टोरी थी, इसमें क्या किया गया, इसमें साफ सीधी बात रिलैक्स किया गया कि सेंटर का कंट्रोल प्रोविंसेस के ऊपर नहीं होगा उतना ज्यादा। एक डिमार्केशन किया गया, एक लिमिट सेट की गई कि सेंटर सिर्फ इन चीजों पे, स्टेट पे कहीं ना कहीं अपने रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं, राइट, या प्रोविंसेस पे, उस टाइम के प्रोविंसेस पे अपने रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं। इसके अलावा बाइकैमरलिज्म इस टाइम पे आया। बाइकैमरलिज्म हम सबको पता है, स्टेट लोअर हाउस और अपर हाउस वाली चीज, तो कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस होनी स्टार्ट की हो गई। कब हुई, 1919 के एक्ट में। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मैंने आपको बताया 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 1858, 1919 और 1935, राइट। तो यहाँ पे ये चीज स्टार्ट हो गई। इसके अलावा क्या किया गया, हाई कमिश्नर सेट किए गए, नए ऑफिस जो लंदन में स्टैब्लिश है, मतलब काफी कुछ इसके आगे चलता गया, बट इसका जो मेन है वो यही है कि यहाँ पे बजट सेपरेट किए गए सेंटर और स्टेट के। इसके अलावा बाइकैमरलिज्म आया, यानी लोअर हाउस अपर हाउस यहीं से आया, और इसके अलावा जो सेंटर का प्रोविंसेस पे जो कुछ कंट्रोल था उसको कहीं ना कहीं लिमिट करने की कोशिश की गई, राइट। अब यहाँ पे आ जाती कहानी साइमन कमीशन की। अब साइमन कमीशन, अब जैसे जैसे देश में बात आगे बढ़ने लग गई कि हाँ हमें तो भाई क्या करना है, आजादी चाहिए, तो उस टाइम पे एक कमीशन सेट की गई जिसको लीड कौन कर रहे थे, साइमन, ठीक है, सर साइमन। और ये जो थी, ये कमीशन 1927 में, एक सेकेंड, हाँ, इसमें 7 मेंबर्स थे और ये 1927 की कमीशन थी जिसको सर जॉन साइमन जो थे वो लीड कर रहे थे। अब उनको आना था इंडिया को जांचने के लिए, परखने के लिए, क्या वो नए कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम इस्टेब्लिश करें तो किस बेसिस पे करेंगे। तो इंडियंस को ये चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि उसमें एक भी बंदा इंडियन नहीं है, तो हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस थिंग कि हम जो है हम अपने अकॉर्डिंग एक बेस प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत लगी। तो साइमन कमीशन गो बैक के जो नारे लगाए गए थे वो इसी के अंदर लगाए गए थे, राइट। साइमन कमीशन की स्टोरी बस इतनी सी थी कि 7 लोग आने थे बाहर से जो हमारे इंडिया को मुहैया करते और फिर हमें कुछ बेस प्रोवाइड करते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और बताते कि इंडिया रेडी है या नहीं।
बट उसमें एक भी बंदा इंडियन नहीं था। इस चीज का विरोध इंडियंस ने किया और इसीलिए साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा, राइट। अब इसके बाद अब आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आ गया हमारा मेन एक्ट। इसमें क्या गया, इसमें पहली चीज ये फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट आ गई। फेडरल लिस्ट वो लिस्ट होती है जो सेंटर की होती है, जैसे कुछ मुद्दे होते हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये मुद्दे ना आपस में बांटते हैं कि चलो ये सेंटर तुम ले लो, ये हम स्टेट्स ले लेते हैं और ये हम बीच के मुद्दे रख देते हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देते हैं, राइट। आजकल के टाइम में ये है। पहले क्या था, फेडरल और प्रोविजनल अलग यहाँ पे प्रोविजनल स्टेट प्रोविजनल लिस्ट इसलिए क्योंकि उस टाइम प्रोविंस चल रही थी। उस टाइम स्टेट अभी एग्जिस्टेंस में, स्टेट वर्ड एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, राइट। तो यहाँ पे ये लिस्ट बटी, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज क्या आ गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। मैं प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं कर पाती, आई एम रियली सॉरी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई यानी उनको अपने अपनी तरफ से उनको अपनी आजादी दी गई अपनी चीजों को लेके, ठीक है। थर्ड थिंग क्या एस्टेब्लिश में आई, थर्ड चीज जो एस्टेब्लिश में आई, अब हाँ भाई इस चीज को अडॉप्ट किया कि हम जो है बाइकैमरलिज्म पे फोकस करेंगे, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस को अभी भी यहाँ पे रखा गया। इसके अलावा क्या चीज आई, काउंसिल ऑफ इंडिया को बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था यानी इस चीज को एग्जिस्टेंस में लाया गया। इसके अलावा एक फेडरल कोर्ट भी बनाई गई और भी बहुत सारी चीजें इसमें की गई, यानी रिप्रेजेंटेशन दी गई इन्हीं हाउसेज में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्लासेस, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या किया गया, सेंटर और स्टेट ने अपने आपस में मुद्दे बांट लिए। इसके अलावा सेंटर और स्टेट की आपस में कुछ बाउंड्रीज डिसाइड हुई और बाइकैमरलिज्म को पूरी तरह अपना लिया गया, अपर हाउस और लोअर हाउस, और उसमें रिप्रेजेंटेशन दी गई अकॉर्डिंग टू देयर क्लास एंड अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, राइट। और इसके अलावा क्या किया गया, एक फेडरल कोर्ट भी स्टैब्लिश की गई। अब आ जाते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसकी कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब इंडिपेंडेंस होने आई मुस्लिम लीग पलट गई कि नहीं भाई हमें तो हमारा अलग देश चाहिए। थक हार के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत ट्राई किया था कि इस चीज को रोका जाए, बट स्टिल बंटवारा हो गया। जो मुसलमान चाहते थे वो उस देश चले गए, बॉर्डर पार चले गए, और जो चाहते थे वो आज भी यही रह रहे हैं। तो यही चीज हुई इसके अंदर बात ये हुई कि अगस्त 15 1947 से पहले जो मतलब रात होगी उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे क्वीन का रूल खत्म हो जाएगा और इंडिया अपने स्टेट में इंडिपेंडेंट हो, अपनी वर्ड्स में इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और जो दूसरी कंट्री होगी वो अपने उसमें इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अब बात आती है कि जो प्रोविंसेस थे वो किसके अंदर जाएंगे। तो बात की गई यहाँ से जो ईस्ट बंगाल था वो पाकिस्तान के अंदर आएगा, ठीक है, सॉरी। बट बाद में वो क्या होके इमर्ज हुआ, जो कि हमने देखा वो बांग्लादेश बन गया था बाद में, वो भी एक सेपरेट स्टोरी है। इसके अलावा क्या किया गया कि इन लोग को अपनी ऑटोनॉमी, इनको अपने डिसीजन मेकिंग दी गई कि आप चाहो तो इंडिया के साथ रह सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, आप चाहो तो अपने आप में इंडिपेंडेंट रह सकते हो, राइट। इसके अलावा ये चीज भी कोशिश की गई कि जब तक इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, जो कि कब आया था हमारे यहाँ पे एग्जिस्टेंस में प्रॉपरली 26 जनवरी 1950 में, तब तक क्या होगा, तब तक इंडिया वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में थे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो इस चैप्टर में थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। होप यू गाइस लाइक्ड इट। बहुत लंबी वीडियो बन गई है बट मैंने काफी डेप्थली और काफी अच्छे से स्टोरी मैटर में कवर किया है। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेक श्योर कि अगर आपको थोड़ा सा भी कोई पार्ट पसंद आया हो, किसी चीज में डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन आपका है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।